बोलो। बुखार था कितना? कितने में बुखार था तुम्हें? तुम्हें कितने में था बुखार? बैठ जाओ यार, बदतमीजो। अच्छा जी, मुझे भी दे दो भाई एक असेसमेंट। जिसने असेसमेंट बनाई थी उसको असेसमेंट ही नहीं दिया आप लोगों ने। कोई बची है एंड पे? देखो असेसमेंट को पढ़ी है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस नहीं करते डिस्कस, ठीक है? एक तो आप सोल्यूशन ले लेंगे ताकि हम रूटीन का काम भी करते रहे, ये ना हो कि आज का सारा लेक्चर हमारा इस पे लग जाए, ठीक है? कैसा हुआ है पेपर? कितने बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल वालों को मतलब कर हाथ कर, मैं तुम दसा हाथ ऊपर। ऑन हो गया? हो। और जी, कौन कहता है कि लेंथ ही बहुत था? ओके, होने चाहिए थे दो चार केसेस। किन को लगता है कि 50 में से 50 नंबर ले लेंगे हम? मुझे तो लगता है ले लेंगे इंशाल्लाह 3 4 5 बच्चे इसमें से। एक लगता है तुम्हें सचमुच वाला या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हैं? चले। नाइस जोक को पश्तो में क्या कहते हैं आजाज? पश्तो का लफ्ज ही नहीं है इससे। देखो ऐसा लफ्ज ना बोलो जो तुम्हारी पश्तो में नहीं है। ओके, सुने 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 सुने। कितने बच्चों को? आप गुजर गया, आप तुमने इतना सोच के बताया, तुम्हारी मादरी जुबान है, जाने दो यार। अच्छा सुनो 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 सुनो, 45 मार्क्स आ जाएंगे, हाथ खड़ा करें। 45 मार्क्स, 1 2 3। कोई नहीं, इधर हालात आज 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 पास हो जाएंगे। पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, फेल होंगे, फेल होंगे। 1 2 3। फेल होने वालों को बहुत करार वाकई सजा दी जाएगी उनको। भाई चाहतियां क्यों मार रहे हो? आ जाओ यार, आने तो। या आप मुड़ के ना भी देखें तो भाई मैं उससे बात कर लूंगा। मतलब आप इधर ही देखें, तमाशा इधर लगा हुआ है, आप उधर देख रहे हैं। अच्छा जी, इत्तलान अर्ज है, पहले तो बताएं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा हुआ आप लोगों का? इजी था? कितना कोई इजी था? बहुत इजी था। ये आई कैप का लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था। मैंने ये जरा थोड़ी सी शरारत कर दी मैंने, क्योंकि इस टॉपिक में हम चल रहे थे। तो आपको पता है कि आई कैप की लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन जो होता है, नॉर्मली वो हम कोई टॉपिक एंड करने से कुछ दिन पहले ही कर लेते हैं कि हम उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये टेस्ट में दिया क्वेश्चन जो ये बिल्कुल इसी अटेम्प्ट का, रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। अब 3 क्वेश्चन नंबर 3, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये वैसे ना इसके अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी थी। तो ओरिजिनली ये सवाल जो था वो तकरीबन कोई 12 13 नंबर का था गालिबन। तो उसको फिर मुझे जो है वो कम करना पड़ा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पेपर 55 या 60 का बना लूँ, थोड़ा स्पाइसी हो जाए और पेपर, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली थी। बैठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों खड़े हो आप? तो अच्छा, अब आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये कैसा रहा? अच्छा लेंथी तो होना था, नंबर भी तो देखो इसके कितने थे। कितने? 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 4 26 नंबर। खुदा का खौफ करो, 30% पेपर का होता है नॉर्मल में तकरीबन। आपके पेपर का 50% पोर्शन था ये। सुकून से आपने इसको करना था। कोई मतलब कोई 40 45 50 मिनट लगा लेते, नो इशू। इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं मिली जो पड़ी हुई नहीं थी, कोई एक लफ्ज भी। लेकिन इसमें जब ये पहले सवाल मैंने बनाया था आप लोगों से, पहली अटेम्प्ट में जब दिया था इसको किसी वक्त में टेस्ट, तो उस वक्त में 6th पॉइंट इसमें नहीं था। तो ये फिर मैंने आपके लिए 6th भी ऐड कर दिया था। तो ये फिर और ज़्यादा फैल गया सवाल, ठीक है? लेकिन एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था IS 16 जो FAR 1 के लेवल से पहले का है। उसमें जो कुछ होता है वो मैंने कोशिश की इसके अंदर में। इसमें कॉज डिटर्मिनेशन भी थी, इसमें WDV मेथड था आई थिंक, ठीक है?
उसमें फिर मैंने कॉस्ट मिसिंग भी रखी हुई थी एक के अंदर, फिर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन भी थी, उसके बाद सिंपल डिस्पोजल भी था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी था एक्सचेंज के केस के अंदर, तो तकरीबन सारा कुछ ही इसके अंदर रखा गया था। हाँ, अब इतना ज़्यादा ये ऑलरेडी फैल चुका था सवाल कि मैं चेंज इन एस्टीमेट को इसके अंदर नहीं डाल सका, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी सही अलग से सवाल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करना चाहें? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3? ओके, क्वेश्चन 1 की आवाज़ें ज़्यादा हैं इसलिए वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वैसे भी करवाना था इस जैसा सवाल या ये सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 और 3 करते हैं डिस्कस, सोल्यूशन लेके जाएंगे, क्वेश्चन 1 को एक बार फिर घर पे करेंगे, कल हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 और 3 तो दोनों करने हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं फटाफट फटाफट। ओके, ये 15 नंबर का सवाल आई कैप ने 15 नंबर का दे दिया था, मैं तो होता तो इसको 12 नंबर से ज़्यादा का देता ही ना, ठीक है। तो मैंने वो एज इट इज़ फिर आपको दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ये इसी अटेम्प्ट के अंदर पेपर में से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, इसके अंदर एक लफ्ज़ भी नहीं बदला था मैंने, ठीक है, फॉर्मेट तक नहीं बदला था मैंने, मार्क्स भी नहीं बदले थे, ये बस आपका टेस्ट था मेरी तरफ से, मतलब मैं खुद को भी थोड़ा तसल्ली देना चाह रहा होता हूँ कि बच्चे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि ये क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ, इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रहूंगा इसमें, ठीक है। लेकिन जब दोबारा मैं वापस जाऊंगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे, आज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का भी ये पोर्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का ही है, ठीक है। कल का दिन भी शायद हमारा इस टॉपिक पे लगे, परसों के दिन में फिर हम नया टॉपिक शुरू कर लेंगे होपफुली। तो मैं दोबारा किसी और सवाल को जब करूंगा बुक से, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं दोबारा वो मैप बनाऊं, लेकिन अब शायद ज़रूरत नहीं रही, 2-3 दिन पहले हम हर क्वेश्चन को पूरे मैप के साथ बनाते रहे और फिर बाद में हम उसको रिक्वायरमेंट के अलावा क्रॉस कर देते थे, ठीक है। ये आपने काफ़ी रिसेंट क्वेश्चंस देखे थे इसी तर्ज के अपनी किताब के अंदर, अब लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए टाइप 2 का क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, हो सकता है इस दफ़ा वो इसकी जान छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए। बहरहाल इस क्वेश्चन को क्विकली करते हैं, रिक्वायरमेंट है, बैठते क्यों नहीं हो, वो काम आप शुरू कर दो बेटा, मेरा लैपटॉप तो गाड़ी में, उसी से ले लो काम शुरू कर लो जो हो सकता है, लेक्चर 7-8 से शुरू करना, दोबारा से सुनना। अच्छा जी, एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सब्सिडरी लेजर्स आया करते हैं? नहीं। अच्छा, मेन लेजर्स को कहते हैं? नहीं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मिडल वाला पोर्शन था, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जनरल जर्नल, ठीक है जी। तो यही 5 चीजें बनानी है हमने। रिक्वायरमेंट एक ही है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 है 2 है 2। चले जी, ये क्वेश्चन अभी डिसाइड कर देगा आप पास होंगे या फेल। इसी में अगर 15 में से 13 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर हुए, तो फिर 9 वाला क्वेश्चन, 9 नंबर वाला भी आसान ही था, उसमें से 4-5 होने हैं, और पहला जो सवाल था वो 26 नंबर का है, उसमें से भी आपके 10, 12, 15 नंबर तो आ ही जाने थे, मेरे जैसे स्टूडेंट के भी, आप तो सब पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं क्विकली जी, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले देखें तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के, तो सबसे पहले फिर मेरे ख्याल में तो कैश बुक ही बना लेते हैं, क्या ख्याल है? बना ले, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का ही हिस्सा है ना, कोई तरतीब जरूरी नहीं होती, आप पहले कैश बुक बना लें, पहले सेल डे बुक, परचेज डे बुक बना लें, अब पहले बैलेंसेस आ गए हैं तो पहले कैश बुक ही बना देते हैं। थाउजेंड्स में कर लें क्वेश्चन, अगर आप लोग कहें तो थाउजेंड्स में कर लें क्वेश्चन। तीन कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे ना, 3 कॉलम्स बनेंगे, क्यों? हाँ जी, सवाल ने खुद कह दिया था कि वो 2 कॉलम वाली कैश बुक बनाते हैं जो आपने पहले सीखी थी बचपन में, ठीक है।
यानी सिर्फ कैश और बैंक। तीसरा कॉलम तो हमने यहाँ पे आके ऐड किया था ना डिस्काउंट वाला। तो कितने बच्चों ने 3 कॉलम कैश बुक बनाई थी? 3 कॉलम बनाई थी। 3 कॉलम पेपर में बना दी। चलें, जब सवाल खुद कह रहा हो तो 3 कॉलम नहीं बनानी होती। कितने बच्चों ने 2 कॉलम ही बनाई थी और डिस्काउंट की एंट्रीज को जाके जनरल जर्नल में किया था? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और इत्तेफाक से ये बात मैंने करके भी आपको भेजा था, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिस्कशन कर रहे थे। सुनना तो होता नहीं है, उस वक्त छुट्टी की बड़ी होती है आप लोगों को। आगे से यस सर भी कहते हैं फिर। यार आप बोला ना करो प्लीज यार। देखो, कैश, बैंक, चले पासिंग मार्क्स तो फिर भी इसमें से आ जाएंगे। 1-1.5 नंबर ही रह जाना है ना। तो जर्नल एंट्री जर्नल में करनी थी, वही नहीं मिलेगा ना। बाकी सब मार्क्स तो हैं ही। सेल डे बुक बनाई होगी, परचेज डे बुक, रिटर्न वाली डे बुक्स, तो सबके नंबर तो होते ही हैं। कैश बुक जी, सब्सिडरी लेजर्स नहीं बनाने थे, मेन लेजर्स नहीं बनाने थे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्या कहा था, एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ओके जी। चलें जी, ओपनिंग आ गया। ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना आ रहा है? 85,000। मैं थाउजेंड्स में चल रहा हूँ, या 85,000 पूरा ही लिख दूं? ओके, रुपीज इन थाउजेंड्स, ऑल रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है, आगे क्या कहता है? कैश एट बैंक एज पर कैश बुक एज पर बैंक स्टेटमेंट। कौन से वाला लेना चाहिए? कौन से वाला? बीआरएस बनानी चाहिए, बीआरएस बनानी चाहिए। अच्छा देखें, आप मेरी बात सुने। बीआरएस में होता क्या था? बीआरएस में हम शुरू करते थे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से, कुछ चीजें ऐड करते थे, कुछ लेस करते थे, और बैलेंस एज पर। कुछ बच्चों ने इसको देखते ही कहा होगा, ओ देखा, बीआरएस निकाल के पेपर में दे गया। ऐसी बात नहीं थी। इसको तो बस वैसे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। उसने यहाँ पे कहा 780 ये है और 650 ये बीआरएस हम बनाया करते थे अपने ऑडिटर को तसल्ली देने के लिए कि देखो ये दोनों बैलेंसेस रेकनसाइल्ड हैं। कैसे रेकनसाइल्ड हैं? बस ये कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं टेम्परेरी। ठीक है, लेकिन ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। और ये बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक यहां पे एडजस्टमेंट्स के बाद आया करता था। बोलो। और मैंने आपको उस वक्त एक जुमला लिखवाया था जब बीआरएस कर रहे थे कि हम बैलेंस शीट में बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लेकर जाते हैं। यानी हमारा कंसर्न किस से होता है? कैश बुक के बैलेंस से। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं होता। हमने कभी भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस नहीं लिखना होता, अनलेस कि वो दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं करना था बीआरएस बना के तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उठाएं। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं जाता था। बैंक स्टेटमेंट जाया कौन सा करता था? कैश बुक वाला। वो हमने ऑडिटर को कहते थे कि ये फर्क है बस, अगर आप बैंक स्टेटमेंट से शो जो है वो देखना चाहो तो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 780 को इग्नोर करके 650 को कंसिडर करना था, दैट्स इट। ठीक है, कितने बच्चों ने ये 650 ही लिया था? वेरी गुड। कितने बच्चों ने 780 लिया था? क्या सोचकर शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, हमारे नॉलेज में इजाफा हो। हाँ, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट होती भी तो वो कैश बुक के अंदर एडजस्ट करते, वो डिफरेंसेस होते। पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कभी भी बैंक जिसमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं जा सकता, वो हमारा बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, और कोई और क्या सोचा? हमारा बैलेंस कैश वो बैंक वाला होता है। नहीं, आप आइंदा ना सोचना, ठीक है, गलती ना करना, मैंने लिखवाया था वैसे। चलें जी, ठीक है, 780 को क्रॉस लगा दें, इग्नोर करना था। नेक्स्ट,
OL मेंटेन्स 2 कॉलम कैश बुक, इसी वजह से हमने भी 2 कॉलम ही रखा है इस कैश बुक को, ठीक है जी। उसके बाद 2 जुलाई, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम दानिश स्टोर्स, परचेज डे बुक बना लेते हैं जी यहां पे करके, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में डेट, पार्टी का नाम और अमाउंट लिखनी होती है, ठीक है। तो वो हेडिंग आप दे लेंगे, मुझे पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 जुलाई। 2 जुलाई किससे जी? दानिश से ये चीजें खरीदी, दानिश स्टोर्स। कितने की? 475। ओह, इसमें से तो 5% माइनस करना था, 5% ऑलरेडी माइनस था, तो दिस वॉज हेयर ओनली टू परेशान यू। ये ब्रैकेट सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दी गई थी, वो ऑलरेडी नेट था। वो एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा था कि आपने वो डिस्काउंट वाला लेक्चर पढ़ा था जब उस्ताद ने कहा था वो डिस्काउंट 2 किस्म का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और क्या आपको वाकई फ़र्क का सही तरह से पता है दोनों को क्या क्या करना होता है। तो इस सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट को चेक किया था उसने, एग्जामिनर ने, ठीक है। ओके, तो ये नेट ऑफ 5% डिस्काउंट ऑलरेडी नेट है, हमने इसको क्या करना था? इग्नोर। नेक्स्ट 2 जुलाई जी, गुड्स सोल्ड, मेरे पास सोल्यूशन इस वक्त है नहीं, अब ये है नहीं, वरना मैं साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी इसकी बताता जाता। बहरहाल आई थिंक इसमें 0.5 मार्क्स लग जाएंगे जैसे ही ये लफ्ज लिखेंगे, ठीक है सोल्यूशन। चलो यहीं रख लो ना, मैंने भी नंबर ही बताने, चलो एंड भी बता देते हैं। रखो इसको जी। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चलो जी सेल डे बुक आ गई, सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में 4 जुलाई को चीजें बेची हैं, 4 जुलाई। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू XYZ एंड कंपनी, XYZ एंड को, कितने से? कितने की? 500 की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट, ओहो नहीं, आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब ये भी अगेन नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट थी। इस 10% वाले डिस्काउंट को भी क्या करना था? कितने बच्चों ने इसको इग्नोर ही किया था दोनों ट्रांजैक्शन में, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट? कितनों ने कंसिडर कर लिया और माइनस किया इसको? कोई हो गए 1-2, मान नहीं रहे अब, कोई नहीं। रिजल्ट विल टेल। अच्छा जी, इन दिस रिस्पेक्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 15,000 वर पेड इन कैश बाय OL। वैसे तो हम अभी फाइनल अकाउंट तक नहीं पहुंचे और ये बड़ी डिटेल्ड बातें हुआ करती हैं चलते चलते मजीद, लेकिन आपको अगर अपनी बचपन वाली ही क्लास याद हो तो मैंने लफ्ज कैरेज लिखा था और उसके साथ गालिबन लिखा था कराया, और फिर मैंने कहा था ये 2 तरह का होता है, एक कैरेज इनवर्ड, दूसरा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड को आप पार्ट बनाते हो परचेजेस का, मेड पार्ट ऑफ परचेजेस, यानी इसको हम कहाँ शो करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जहां परचेजेस बड़ी होती हैं, ठीक है। जबकि कैरेज आउटवर्ड को मैंने कहा था, गालिबन एग्जाम्पल भी दी थी आप लोगों को पिज़्ज़ा हट के डिलीवरी बॉय की, गालिबन मुझे लग रहा है, नहीं तो इंशाल्लाह फिर मौका आया तो वही एग्जाम्पल कोशिश करके, जो मेरे जहन में है कि मैंने आपको कही थी, वो नहीं भी आई हुई होगी तो दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल कैरेज आउटवर्ड को क्या करते थे हम? इसको सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं ना, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ शो करना था? एक्सपेंसेस में आफ्टर जीपी, कॉस्ट ऑफ सेल बिफोर जीपी, और ये सेलिंग एक्सपेंस आफ्टर जीपी। अब ये सेलिंग एक्सपेंस है या मतलब ये कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है? इनवर्ड वालों फिर पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू XYZ एंड कंपनी फॉर 500, गुड्स सोल्ड टू XYZ, गुड्स सोल्ड इन दिस रिस्पेक्ट 15,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर पेड इन कैश बाय OL। अब बता दो जी, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये इनवर्ड है या आउटवर्ड?
चीजें बेची और उसी मद में ये 15,000 ओएल ने कैश में पे किए। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस कोई सा भी सेलिंग एक्सपेंस है उसकी एंट्री कर दो। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 15,000 एंट्री होनी है। ये तो वैसे ही आपको समझाने के लिए किया। यहां पे हम जो कर रहे हैं, अगर कैश इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी एंट्री हम जनरल जर्नल में नहीं किया करते, कैश में उसको प्रेजेंट कर देते हैं वंस। ठीक है, तो यहां पर आके हमने लिखा सेलिंग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यही लिख लें, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। बैंक से या कैश से? कैश से। कितना? 15। ठीक हो गया जी, सही कर ली थी ये एंट्री, हाथ खड़ा करें, बिल्कुल सही की थी, वेरी गुड, शाबाश 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 जी। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड, कुछ और नहीं करना था, कुछ भी और नहीं करना था। परचेज, अगर ये, अच्छा सुन लो, साथ साथ अगले सवाल की तैयारी भी रखनी चाहिए ना, जब दोबारा आता है तो ये एडजस्टमेंट नहीं आती, उससे मिलती जुलती चेंज करके एडजस्टमेंट आया करती है। यही कैरेज इनवर्ड होता तो क्या करना था? क्या करना था? परचेज की कॉस्ट में ऐड करते हैं ना, तो फिर परचेज डे बुक में जो फिगर आनी थी, मिसाल के तौर पे वो कहता जी इस परचेज की मद में हमने ये 15 पे किया है, तो 475 जमा 15 490 से परचेज हम रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? ओके। हाँ, अगर कैश हो रहा है तो फिर आपको देखना पड़ता कि उसको सिर्फ कैश में लिखेंगे या नहीं, लेकिन फिर कैश में भी हो रहा होता तो मेन लेजर बनाते हुए वो परचेज के लेजर के अंदर परचेजेस में आना चाहिए इन एनी केस। ठीक है, क्या नहीं, अलग शो करेंगे सेल्स में सेल की फिगर आएगी, सेलिंग एक्सपेंस अलग, वरना फिर हर चीज ही सेल में से माइनस कर लेते हैं, फिर सैलरीज वेजेस भी सेल में से माइनस कर लेते हैं, फिर बाकी एडमिन खर्चे भी सेल में से माइनस कर लेते हैं, तो फिर बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते ही नहीं है, सिर्फ सेल की फिगर लिखते हैं, उसी आगे ब्रैकेट में सब कुछ माइनस कर देते हैं। सेल में से सिर्फ सेल रिटर्न माइनस कर सकते हैं हम, ठीक है, फेस के ऊपर, और वो भी सेल अलग दिखानी होती है। जब आप FAR 2 लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा सेल अलग, वो नोट अलग बनेगा, उसमें रिटर्न अलग शो की जाती है। तो सेल में से सेल रिटर्न फिलहाल आपके लेवल पे ध्यान में रखो, बस वो माइनस हो सकती है, और क्या माइनस हो सकता है वो फिर आगे जाकर देखेंगे। बट सेलिंग एक्सपेंस कभी भी सेल में से माइनस नहीं करने। सेलिंग एक्सपेंसेस को बैड डेट, ये भी तो सेलिंग एक्सपेंस है, अब आई क्या इसको सेलिंग एक्सपेंस कहता है। डिस्काउंट अलाउड, ये भी तो सेलिंग एक्सपेंस है। बैड डेट क्यों हुआ? चीज सेल बढ़ाने के लिए उधार पे बेची थी, ठीक है। डिस्काउंट क्यों हुआ? भाई चीज उधार पे बेची थी, जल्दी पैसे लेने के लिए डिस्काउंट दिया, तो ये सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंस हैं, फिर ये सब के सब ऊपर आके माइनस होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सेल को अलग रखो, एक्सपेंसेस को अलग जी। तो ही इसमें आएंगी, हाँ वो उधर चला जाएगा। फिर जब मेन लेजर में हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा दोनों को, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, फिर वो उधार पे ही रखेगा आपके लेवल पे। अगर वो ये बात करवाना चाहेगा ना टेस्ट आपसे, तो वो उधार पे ही रखेगा कैरेज इनवर्ट को, ताकि आपको यहाँ पर वो ऐड करवा ले। मेन लेजर तो बनवा नहीं रहा होगा नॉर्मली, अगर हाँ मेन लेजर बनवा रहा है वो, फिर वो 20 एक नंबर का सवाल है, तो फिर यहाँ पर भी वो उसने अलग अलग रखवा के वहाँ पे ऐड भी करवाना, आपसे पूछना होगा। ठीक है, बहरहाल जी। नेक्स्ट, सही है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट ये पहले सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक चल रहा था, और ये सवाल या इस जैसा वो 5वां सवाल जो था बिल्कुल इस जैसा ही था तकरीबन, वो मैंने आपसे डिस्कस करना था, तो इसलिए सबसे पहले ये कर रहे हैं, फिर 9th, लेकिन वो नहीं करेंगे। फिर उस सवाल को देखते हैं कि ये वाला सवाल करना बेटर है या मैं बुक खोल के देखूंगा कोई और सवाल करवाना आपको बेटर है। ओके जी। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जैद ब्रदर्स, क्रेडिट है और सोल्ड है तो सेल डे बुक 5 जुलाई को। ओके जी। फॉर ₹640 एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन पेमेंट विद इन 30 days। जी, इस डिस्काउंट को अंडरलाइन करें 5% को। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, ऐसा ना करो, सेटलमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, और इसकी एंट्री हुआ करती है बाद में जाके होगी, हमने अलाउ करना है ना, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, वो तो बात की बात है। अभी तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अगर होता और ये ग्रॉस होता तो हम माइनस करते, इसको नहीं करना था ठीक है, बात समझ रहे हो? ये 5% सेटलमेंट डिस्काउंट है। अगर
जैद ब्रदर ने पैसे दे दिए और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो फिर हम एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, और एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमारी कैश बुक के अंदर तीसरा कॉलम आज मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर ना हो मौजूद तो फिर क्या करेंगे, जर्नल में एंट्री कर देंगे। ठीक है, अभी जर्नल की कोई एंट्री आई नहीं है। ओके, बहरहाल जैद ब्रदर्स को 640 में से ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, होता भी तो वो कह रहा है फॉर 640 इतने की हमने चीजें बेच दी हैं। ठीक है, 5 जुलाई टिक कर लें, 7 जुलाई, ये 5 जुलाई तक कोई मसला है तो जल्दी से देख लें। क्लियर है सबको? 7, चेक्स इशूड टू जी एंड कंपनी फॉर 4 लाख इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स ओल्ड इनवॉइसेस ऑफ 425। रुक जाओ, जी एंड कंपनी इधर तो कोई नहीं आ रहा परचेज डे बुक में, हमने क्यों चेक इशू किया फिर जी एंड कंपनी को? जी एंड पुरानी बात है, वो कह रहा है जी एंड कंपनी से कोई पुरानी परचेजेस की हुई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं, उनको हमने चेक इशू किया 400 का, 4 लाख का, एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। खाता कितना था उसका? ऑफ वन ऑफ इट्स ओल्ड इनवॉइस ऑफ 425। अब आगे एंड के बाद तो दूसरी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी ना, तो 425 रुपए उसके हमने देने थे और चेक इशू किया हमने 400 का। ठीक है, तो फिर 25 रुपए क्या कर दिए हमने, माफ कर दिए। ठीक है, अब इसकी फुल फ्लेज एंट्री क्या बनती है? फुल फ्लेज एंट्री बोले वो कहीं यहां पे कर लेते हैं, रफ वर्क में कर लेते हैं जी, बता दें डिस्काउंट। देखो अब हर जगह हर वक्त क्यों हम वो वर्किंग करें, हमारे सामने है 425 ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, और 25 का डिस्काउंट है और 400 की पेमेंट हुई है बैंक से, दोनों को तोड़ के कर लेते हैं। ठीक है, पहली एंट्री बैंक डेबिट, सॉरी क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, गलत एंट्री बेटा, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, इशूड चेक्स इशूड टू जी, हमने चेक्स इशू किए हैं तो क्रेडिटर जी एंड कंपनी। ठीक है, डेबिट कितने से, 400 से, और डिस्काउंट की एंट्री भी क्रेडिटर को ही डेबिट करती है, क्रेडिटर जी एंड कंपनी डेबिट, डिस्काउंट इनकम लिख देते चलें, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट कितने से, 25। ठीक हो गया जी? अब ये तो नहीं ना करनी एंट्री, समझाने के लिए सिर्फ लिखा। अच्छा जी, इधर देखें आप, बैंक की पेमेंट है, क्या इसको जनरल जर्नल में आना चाहिए? मैं इसको कह लेता हूं ये मेरा जनरल जर्नल है, चलो यहीं पे बना लेते हैं जनरल जर्नल जी। बताएं जी, क्या एंट्री ये नजर आनी चाहिए जनरल जर्नल में? ये तो एंट्री कहाँ जानी चाहिए थी, कैश बुक में। तो कैश बुक के अंदर आपको क्रेडिट साइड पे नजर आया क्रेडिटर जी एंड कंपनी, कितना, 400, बैंक से, कैश से नहीं, बैंक से। ठीक है, तो वह एंट्री आपके सामने आ गई है, अब कर लेंगे मेन लेजर्स में जाके। इसका मतलब जनरल जर्नल में ये एंट्री नहीं आनी थी, लेकिन क्योंकि कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम मौजूद नहीं है तो ये एंट्री यहां पे आ गई। ठीक हो गया, सही है। साथ ही अब दूसरा काम मैं यहां पे कार्ड के इस तरह से नहीं शो करूंगा, एंड के बाद क्या लिखता है, दोबारा से पढ़ते हुए आते हैं, चेक्स इशूड टू जी, अब छोड़ो, जी से ब्रैकेट लगा के 425 पे क्लोज कर दो, ताकि ये तो कर लिया ना हमने काम। ठीक है, अब अलहदा पढ़ते हैं दूसरा, चेक्स इशूड टू एबीसी स्टोर्स फॉर 190 नेट ऑफ 5% पेमेंट डिस्काउंट। जी जी, नेट है, चेक इशू किया है 190 का, जिसमें 5% डिस्काउंट हमें मिल चुका है। चेक तो हमेशा ही नेट अमाउंट का होता है भाई, चेक तो हमेशा ही नेट अमाउंट का होता है। तो चलो इसकी एंट्री भी करके देख लेते हैं, चलो दोनों ही कर लेते हैं। क्रेडिटर का नाम क्या है, क्रेडिटर
ABC स्टोर्स डेबिट कितने से, 190 से, और बैंक क्रेडिट 190 से। लेकिन ये तो नेट अमाउंट है, ठीक है, हमें डिस्काउंट भी तो निकालना पड़ता था। याद है आपको, बैंक में से अगर नेट अमाउंट निकली है तो हम कहते थे अच्छा डेटर में तो बहरहाल डिस्काउंट भी माइनस होना ही है, और अगर बैंक में से ग्रॉस निकल जाती तो हम वहां से नेट कर लेते थे। लेकिन यहां पे हमें क्रेडिटर ABC स्टोर्स डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट करनी है। अब ये कितने से करें, इधर देखें, 190 नेट है, ऑफ 5% तो कितना है, 95। करने की जरूरत है ये वर्किंग इधर करने की, ठीक है, पेपर भी आपने लिख लिया होगा 100 - 5 = 95। तो ये 190 95 पर पड़ा है, हमें इसका 5 चाहिए जी, 10। अब अगेन दिस एंट्री इज नॉट अलाउड हेयर। पेपर में ये नहीं करके काटना, पेपर में तो आपको नजर आ रहा है क्या कि आपने बैंक, आपको सोल्यूशन जब मिलेगा ना, बल्कि शायद आईकेएफ वाला सोल्यूशन ही मैंने कहा था कि वो लिख लें। जब मैंने सोल्यूशन वैसे लिखा था हाथ से तो मैंने ये दोनों एंट्रीज अलग की थी। आईकेएफ के सोल्यूशन में क्या हुआ वो अभी बता देता हूँ, जो आपको अभी मिलेगा उसी के ऊपर मैंने मार्किंग स्कीम कर दी थी, ठीक है। बहरहाल आप सवाल पढ़ते हुए आपने कहना है अच्छा बैंक में आ गए, बैंक से चले गए 190, किसको जी, क्रेडिटर ABC स्टोर्स को ये पे किए। लेकिन ये तो नेट अमाउंट है, ये तो बैंक में तो आती ही नेट है। 5% डिस्काउंट की एंट्री क्या करें, जब वहां पे कॉलम नहीं है तो जनरल जर्नल में इसकी एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर ABC डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। तो आपको सॉल्यूशन के अंदर इवन ये दो भी अलग अलग नजर नहीं आएंगी, बल्कि इनको भी कंपाउंड करके एंट्री पास की हुई होगी। कैसे, खुद बता दें, तो खुद बता दें। यूं लिखा हुआ है, सूचना में लिखा हुआ, क्रेडिटर जी एंड कंपनी 25 से डेबिट, क्रेडिटर ABC स्टोर्स 10 से डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 35 से क्रेडिट। तो बिल्कुल सही है, जिसने कंपाउंड करके एंट्री की वो भी ठीक है, जिसने अलग रखी वो भी बिल्कुल ठीक है, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों एंट्रीज कभी नहीं लिख लेनी जनरल जर्नल में, ये तो इन्वॉल्व हो गया बैंक, तो कैश बुक की एंट्री है ये, बात समझ रहे हो ना। यहां तक कोई मसला है तो हाथ खड़ा करें, किसी को कुछ समझ नहीं आई तो बेटा, यहां तक बिल्कुल सही ऐसे ही आए थे वो हाथ खड़ा करें, यहां तक बिल्कुल सही, यहां तक बिल्कुल सही, नहीं सही, नहीं सही। डिस्काउंट क्या किया, डिस्काउंट को और किसने नहीं लिखा जी, और किसने नहीं लिखा इस तरह से अभी तक जो किया सवाल, कितना सवाल, तारिक यहां तक बिल्कुल सही है, नहीं यार मैं नहीं मानता, सारा सवाल ठीक, ओके ठीक है। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू कवि एंड सन्स एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ 58,000। सोल्ड, गुड सोल्ड टू, गुड सोल्ड टू कवि, कवि साहब का नाम ना आईके के काफी सवालों में आ रहा है। कवि साहब से पूछ ही ले बंदा जाके, सर इस दफा आप कौन से सवाल में आ रहे हैं जी। गुड सोल्ड टू कवि एंड सन्स एंड रिसीव्ड अ चेक, तो लिखवाओ ना, सेल्स हैं, सेल्स है, क्या मसला है। चेक रिसीव हुआ है तो ये क्रेडिट सेल्स नहीं है, और आपको पहले दिन बताया था सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगी इस डे बुक में, कैश की ट्रांजैक्शन सारी यहां पे। तो बैंक डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री होगी, लेकिन फिलहाल तो हमने यहां पर सिर्फ सिंगल एक ही बार लिखना होता है जी। बोले कितनी, 58। बैंक डेबिट, ये क्या है जी, कैश सेल्स है। कैश सेल्स कह दें, कैश सेल्स, कैश सेल्स ही होती है ना, चेक भी तो कैश ही है, कवि एंड सन्स, ठीक है, सही है, ओके जी। कितने बच्चों ने इसको सेल डे बुक में लिख दिया था गलती से, हाथ खड़ा कर, सेल डे बुक, सेल डे बुक, एक याद रहेगा अब इंशाल्लाह। ओके नेक्स्ट, कैश पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स तो ना सेल है ना इधर, जनरल जर्नल में आ जाएगा, जनरल जर्नल में, जनरल जर्नल में, जनरल जर्नल में कैश की पेमेंट आ गई है, तो अब जनरल जर्नल नहीं, अब
कैश बुक। ठीक है जी। अच्छा, जनरल जनरल भी वहीं पे बनना था, बस वैसे ही बात यहाँ शुरू होगी तो फिर यहीं पे ही चल पड़ा। ठीक है, तो चलने दें अब जी। कैश पेमेंट है यूटिलिटी बिल्स की 45 की। ठीक है, लेकिन कहता है दिस इंक्लूडेड अ बिल ऑफ 5,000 बिलोंग्ड टू ओनर्स रेजिडेंस। अंडरलाइन करें, ओनर्स रेजिडेंस। कोई ऐसा वैसा जुमला लिखा हो, शायद हमने कभी ना लिखा हो तो अब लिख लेंगे कि अगर ओनर की कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, पहले नहीं लिखी हुई तो अच्छी बात है, अभी लिख लें। ठीक है, लिखी हुई तो दोबारा लिख लें। अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस या लायबिलिटी, अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस या लायबिलिटी बिजनेस पे कर दे, अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस या लायबिलिटी बिजनेस पे कर दे तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। लिखा हुआ है ऐसा कुछ, पहले लिखा हुआ है ऐसा, याद आ गया? चलें दोबारा लिखें। अच्छा है दोबारा लिखें, याद जिनको नहीं आया उनको भी आ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात भी साथ ही लिख लें, इस सवाल में तो यूज नहीं हुई लेकिन चलें बात पूरी रिवाइज हो जाए। अगली बात लिखें, और अगर, कहाँ गया, हाँ, इस 45,000 को आप ऐसे करके डिब्बा लगाएं और कहीं अगर जगह नजर आ रही है तो उस पर 2 शाखें लगाएं और 2 उल्लू बिठाएं, 5,000 और 40,000। ठीक है, 5,000 और 40,000। अब ये मैं यहाँ पे अलग लिख नहीं रहा एंट्रीज, जब लिखने लगेंगे जहाँ पे लिखनी होगी वहीं पे लिख देंगे। अब देखें, इस 5,000 को हमने क्या कहा है, ये तो ड्राइंग्स हैं, और इस 40,000 को क्या कहा है, ये है यूटिलिटी एक्सपेंस, बिल शिल। ओके, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सफाई का बिल, तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग्स डेबिट इन द फॉर्म ऑफ कैश है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। और यूटिलिटी एक्सपेंस की एंट्री, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो दोनों ही कैश की ट्रांजैक्शन है, तो दोनों ने ही कैश बुक में आ जाना था। बहरहाल ये एंट्रीज चलें लिख लें, बेहतर होता है, कभी ज़िंदगी में ये ट्रांजैक्शंस काम आ जाएंगी, यहीं पर ही फाइनल अकाउंट्स में काम आने लग जाएंगी। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 5 से, और यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 40। ठीक है जी, ये 45 में अलग अलग 2 एंट्रीज करनी थी, 5 की अलग, 40 की अलग। ठीक है जी, वो एंट्रीज पेपर में नहीं लिखनी थी, पेपर में तो डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट करना था। क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक के अंदर आके हमने लिखना था ड्राइंग्स डेबिट 5,000 से और यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट 40 से। ठीक हो गया जी, बस पेपर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तो आपको समझाने के लिए सारी बात की। ओके, नेक्स्ट, यहां तक कोई मसला बेटा? गुड्स रिटर्न बाय जैद ब्रदर्स अमाउंटेड टू 135, सेल रिटर्न है, तो यहां पे करके लिख लेते हैं सेल रिटर्न्स। क्यों सेल रिटर्न्स डे बुक, क्यों भाई, यहां क्यों ना लिखें, कहां लिखें, कैश 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 में लिख दें। ठीक है, ओके, सेल रिटर्न डे बुक में जैद ब्रदर्स किस दिन वापस कर रहे हैं चीजें? 12 जुलाई को। सवाल आसान था, है बहुत ही आसान था सवाल तो, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये बड़ा रिसेंट सा क्वेश्चन था, मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। जैद ब्रदर्स ने कुछ चीजें वापस की हैं, कितनी? 135। ओके, नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू दानिश स्टोर्स अमाउंटेड टू 50, ये क्या है? परचेज रिटर्न्स।
परचेज रिटर्न्स डे बुक पूरा लिखना है पेपर में आपने, और यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट भी लिखना है। ऐसे ही 15 नंबर मुफ्त के 15 नंबर है, वैसे ही वो आधा आधा नंबर काट ले जिन्होंने तो हेडिंग्स ही नहीं दी सही तरह से। मैंने कहा था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाओ, तो प्लीज आप लोगों ने डेट से सही लिखनी है, ठीक है। डेट्स लिख, डेट की हेडिंग वगैरह देनी है, और ये डे बुक वगैरह नाम पूरा लिखना है। ओके, गुड्स रिटर्न टू दानिश स्टोर किस दिन? 12 को है ये भी। ओके, 12 जुलाई। कमाल नहीं कर दिया वैसे भाई इसने, है क्या मतलब। दानिश ब्रदर्स 100, किसी ने 100 बोला ना तो मैंने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कैश बुक। अच्छा, परचेज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 7 लाख फ्रॉम चिनाब स्टोर सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 30 डेज। ये 10% डिस्काउंट कौन सा है? कौन सा? कैश डिस्काउंट। कौन सा है जी? सेटलमेंट। कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट है। इसको हमने सेटलमेंट के वक्त जाके इसकी एंट्री करनी है, फिलहाल परचेज के वक्त तो इसको हमने क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम 700, ऐसे ही है। क्या नाम है जी, किस दिन इससे चीजें खरीदी हैं? 13 जुलाई को चिनाब स्टोर्स 700। ओके, नेक्स्ट। A check of 1 लाख was encashed for day-to-day cash. ड्राइंग्स होती हैं फॉर पर्सनल यूज ओनर का। ये तो बिजनेस का ही यूज है। बैंक से निकाल के पैसे दराज में रख लिए, दराज से इजाफी हो गए, पैसे निकाल के बैंक में डाल दिए। ये तो बिजनेस की एक जेब से दूसरी जेब में निकल कर पैसे जा रहे हैं, जिसकी एंट्री हम किया करते थे कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब ये कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो कैश इन्वॉल्व होना है तो यहां पर कैश को ही इन्वॉल्व करेंगे। कैश बुक की एडजस्टमेंट है। कैश, ये बैंक से पैसे निकल रहे हैं, हाँ वो कह रहा है चेक हमने एनकैश करवाया है। इधर देखो, बैंक से 100 रुपए निकालने हैं तो क्रेडिट करो, कैश में 100 रुपए फेंकने हैं तो डेबिट कर दो। कैश के आगे लिखोगे बैंक, बैंक के आगे लिखोगे इस अमाउंट के आगे कि ये कहाँ गए? कैश में। तो इसी एक ही कैश बुक के अंदर आपको नजर आएगी ये एडजस्टमेंट। बिल्कुल ऐसे ही एडजस्टमेंट कर ली थी। वेरी गुड, शाबाश। ये आखिर वाले भाई साहब सवाल किया, टेस्ट दिया था आपने? हाँ, नहीं वाले हो आप, तो तभी तो जवाब नहीं आ रहा है। भाई क्या ही बात है आपकी, आप पढ़ने भी ना आया करें, क्या करते हैं आप वैसे ही जी। डबल एंट्री तो नहीं है जी, मैंने सिंगल एंट्री की है। तो फिर क्या करूं मैं? कैश में पैसे निकले, बैंक में पैसे निकले हैं वो भी दिखाना है। कैश, ये दो अलग अलग कॉलम्स है ना, ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग हैं कैश बुक के अंदर। तो मैंने तो एक बार ही दिखाया इनको, ठीक है। ओके, 20 जुलाई को क्या हुआ? फुल्ली डेप्रीशिएटेड लैपटॉप्स कॉस्टिंग। अच्छा, इनके साथ डेट नहीं लिखवाई आपने, ये भी लिखवा देते जरा। इसके साथ डेट नहीं लिखी हमने। 7 जुलाई है, 7 जुलाई। बातें मत करो भाई, बातें मत करो भाई। 7 जुलाई, बातें मत करो भाई। 7 जुलाई, बातें मत करो भाई। क्या बात है? ओके, सुने, 20 जुलाई, ये जरा मैं इसी जगह ये यूज हो जाए मैंने इसलिए ये डेट्स लिख दी, ठीक है। ये तरतीब जरा बदल गई है, माजरत। 20 जुलाई को क्या हुआ? फुली डेप्रिशिएटेड लैपटॉप्स कॉस्टिंग 134 वर स्क्रैप्ड। भाई फुली डेप्रिशिएटेड समझाया भी था, फिर एक दिन बड़ी तफसील से हमने एक सवाल भी कर लिया था ताकि कॉन्फिडेंट हो जाए, पता हो हमें फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कि इसकी क्या सारी की सारी साइंस क्या है। जब तक बिके ना पड़ा रहता है,
बस डेप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या है, अंडरलाइन करके लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखें। फुल्ली डेप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यही मतलब था ना, WDV इज इक्वल टू 0 कह लें या कॉस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लें, एक ही बात है। सही है। ओके अब क्या ये परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न इन 4 डे बुक्स में से किसी में आ सकता है? क्या कैश बुक में इस एंट्री को लिख सकते हैं? नहीं। तो इसमें हम इसको कहां ले आएंगे, जनरल जर्नल में। इधर देखें, स्टेप 1 बताइएगा, आपके डिस्पोजल का स्टेप 1 बताइए, बताइए बताइए। वी विल, बोलो ना गुंगो, बारिश बाहर हुई है, पिजी हुई चिड़ियों की तरह तुम लोग बैठे हुए हो, बोलो। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। लैपटॉप अकाउंट लिख दूं, एसेट अकाउंट लिखने की बजाय? कितनी कॉस्ट है इसकी? 134। स्टेप 2 बोलो, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद। इतना क्वेश्चन 1 में भी सदमा नहीं हुआ था, इतनी अच्छी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको याद नहीं आया था ये सब कुछ? जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, ये गिवन ही नहीं है, अभी लिखवाया है। फुली डेप्रिसिएटेड का मतलब क्या है, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड 134। was scrapped, कैश इज इक्वल टू नील। स्क्रैप्ड भी एक बार बताया था। स्क्रैप्ड मतलब क्या है भाई, हमने कहा कबाड़ियों को यार ले जाए तो मेहरबानी है कूड़ा चुक के, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए हमें, जी जगह चाहिए, ठीक है। तो कैश इज नील, द प्रॉफिट एंड लॉस फिगर इज ऑल्सो, किसी तरफ भी लिख लो आप, जहां पे आपको ज्यादा आदत थी, लॉस ज्यादा आया करता था, याद है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितनी चली गई? अब आपको सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, कैश नील और प्रॉफिट एंड लॉस नील, क्योंकि आपने पर्चे में भी जब आपको अच्छे तरीके से ये बात याद हो तो नहीं लिखना। आप पेपर में एंट्री क्या करेंगे, अगर स्क्रैप कर दिया एक फुली डेप्रिसिएटेड एसेट को तो आप कहेंगे क्यूमुलेटिव डेबिट, लैपटॉप क्रेडिट, बस दैट्स इट। लॉस थोड़ा ही है, ये तो सिफर हो गया है हमारे हिसाब से। इसमें तो 1 रुपया भी मिलता तो वो भी गेन होता, कुछ नहीं मिला तो नो गेन नो लॉस, ठीक है जी। तो ये है एंट्री, पेपर में सॉल्यूशन में आपको नजर आएगी ये 134 डेबिट 134 क्रेडिट, ये दोनों दरमियान में डैशेस नजर नहीं आएंगे। ओके सही है, चले टिक कर लीजिए। कितने बच्चों ने ये एडजस्टमेंट बिल्कुल सही कर ली थी? ओके गुड यार, तुमने ये भी सही कर ली थी यार, फ्रॉड लगा रहे हो मेरे साथ। तारे किस बार गुस्से में है, मान लो फर्स्ट आ जाना इसने, फर्स्ट फर्स्ट आओगे फर्स्ट। अच्छा चलो ठीक है। न्यू लैपटॉप्स वर परचेज्ड फॉर 245 फ्रॉम शिफा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इशूड अ चेक ऑफ लाख इन पार्ट पेमेंट। जी 245 के नवे लैपटॉप खरीदे और 100 रुपए का चेक लिख दिया एज पार्ट पेमेंट। तो बाकी फिर किधर गया, बाकी क्या है, पेबल। अब देखो ये देखो एंट्री टूटने लगी है, यहाँ पे जो पूछ रहा था भाई साहब वो परचेज कैश में हो जाए, वो क्या था, कैरेज इनवर्ड। सुनना आप इधर देखो, एसेट कितने का खरीदा है हमने, 245 का। अच्छा चले मैं इसी तरह से लिख लेता हूं, पहले किस दिन हुई है ये ट्रांजैक्शन, 21 जुलाई, यहां पे लिखता हूं 21 जुलाई, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के लिखता हूं एंट्री को, सेम डेट है ना, सेम डेट है। हमने लैपटॉप्स खरीदे हैं, ठीक है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, बैंक क्रेडिट हुआ 100 से, ठीक है। इसी दिन मैंने दोबारा एक और एंट्री पास की 21 जुलाई को, लैपटॉप डेबिट हुआ और पेबल टू शिफा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी कितना, 145 है। अच्छा 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 ठीक है। अब
अगेन ये जरा अच्छा लग रहा है इस तरह से, पूरी ट्रांजैक्शन जहन में लाते हैं, फिर कहते हैं ओहो बैंक है, कैश है, इसको तो लेके जाना है कैश बुक में। समझ आ गई बात की? इसको यहाँ नहीं लिख सकते। जैसे आप परचेज डे बुक में फिर वहां पे लिखोगे परचेज को और फिर कैश वहां नहीं लिख सकोगे, तो कहाँ ले जाओगे? कैश बुक में। तो इसको ले जाओ कैश बुक में, यहाँ पे एंट्री जाकर लिखो 100, चेक दिया है, चेक चेक 100, तो वहां पे बैंक ही लिखा हुआ है ना। ठीक है जी, लैपटॉप अकाउंट, ठीक है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा अब ये एंट्री कहां ले जाएं? ये इधर ही पड़ी रहे, ये इधर ही रहनी है, क्योंकि ये है तो पेबल, पेबल तो है, लेकिन गुड्स वाला पेबल नहीं है कि मैं परचेज डे बुक में लिख सकूं। फिक्स एसेट खरीदे हैं उधार पे, तो वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती, उसको हम कहां पे शो करेंगे? जनरल जर्नल में। ये बात भी जबानी की थी मैंने, बहरहाल उस सफ़े पे जाके ऐड कर लेना इस बात को अगर याद ना रहे तो, ठीक है। पहली बात तो ये कि परचेज डे बुक में उधार क्रेडिट परचेजेस आती हैं, और दूसरी बात ये कि फिक्स एसेट की परचेज डे बुक में नहीं जाती, चाहे उधार भी हो। है तो परचेज ही ना, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। याद नहीं है परचेज के पहले वो दो तीन चार लेक्चर्स गुजरे थे, परचेज का लफ्ज लिख के मैंने दो शाखें निकाली थी, एक गुल्लू बिठाया था हमने, उस पर हमने कहा था एक परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, एक परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ फिक्स एसेट वो यूज के लिए है, तो उसकी एंट्री ये होगी, मतलब उसका नाम ये रखेंगे, और परचेज ऑफ गुड्स ये परचेजेज जाएंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा? ठीक है, तो अलग है ये, ठीक है। तो जिस दिन मैंने आपको ये टॉपिक शुरू करवाया था उस दिन ये बात की थी, किसी ने जहन में ना रखा हो तो इसी के लिए आप परचेज डे बुक के साथ आज दोबारा से जहां पे आप लिख रहे होंगे एक स्टार लगाएंगे, और स्टार लगा के आप ये बात लिखेंगे कि लिखें लिखें परचेज डे बुक में पीडीबी लिख देना ना, पीडीबी में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं गुड्स की। वही अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो आपकी सर्विसेज होंगी, उधार पे आपने खरीदी हुई। हाँ खरीदी, वैसे भी सर्विसेज भी ले सकते हैं। बहरहाल समझने के लिए गुड्स लिख लो ना, फिर देख लेंगे, ठीक है जी। पीडीबी में यानी परचेज डे बुक में सिर्फ क्या लिखवाया था? सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं गुड्स वाली, ठीक है। और फुल स्टॉप के बाद लिखो फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की परचेज को पीडीबी में कभी नहीं लिखना। कभी नहीं का मतलब क्या है? अगर कैश है तो बैंक में जाएगा, और अगर पेबल पे है, उधार पे है, तो वो जनरल में जाएगा, यहां कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या लिखवा रहा था मैं? फिक्स्ड एसेट की परचेज को परचेज डे बुक में कभी ऐसे करे, कभी नहीं लिखना, ओके। यानी कि कोई ऐसा केस नहीं कभी कभी लिखना पड़ सकता है जी, कभी नहीं लिखना, ओके। कभी के आगे आएगी दो तीन चार दफा लिख देना अगर रोमन में लिख रहे हो तो, ठीक है। और अगर उर्दू में लिखे हो तो ऐसे कभी नहीं लिखना, ऐसे करके चल रहा होगा ना, कभी नहीं लिखना, ओके जी। नेक्स्ट, कभी नहीं है, कभी है भाई। ये वो तुम वो भाई सज्जी भी खा के कभी मार दी, हाँ अच्छा नहीं वो ये टुंडाना पड़ा होता। ओके चलें छोड़ें, फिर उर्दू की क्लास फिर कभी सही जी। 40 हो गई, ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। अब देखो आप कहोगे इधर देखो भाई साहब, इधर ओ मेरे दोस्त, अब जब हम मंथ एंड पे या वीक एंड पे या जो हमने पीरियोडिकल टाइम रखा हुआ उसके एंड पे हम मेन लेजर्स में जाके जब फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट का यानी लैपटॉप्स का अकाउंट बनाएंगे मेन लेजर्स में, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है आज, मेन लेजर्स में, तो वहां पे लैपटॉप अकाउंट में क्या दिन है ये? ओहो यहाँ पे मैंने एक भी डेट नहीं लिखी, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, इसकी जरूरत पड़ेगी ना अब इस वाली डेट की। ये क्या डेट है वैसे? 21 जुलाई। मैं सारी डेट्स अभी लिख देता हूँ बहरहाल जी। 21 जुलाई को हमने देखा, ओ 21 जुलाई को लैपटॉप खरीदा है, इधर लिखा हमने 21 जुलाई और लिखा बैंक और लिखा 100। लेकिन साथ ही हम सब कुछ ही देख रहे होंगे ना, साथ ही हमें नजर आएगा अच्छा इसी दिन कुछ उधार भी है, ठीक है। तो 21 जुलाई को आपने लिखा पेबल टू शिफा 1
40। अब ऐसे लिख लो या तीनों तरीके बताए हुए हैं, ये भी एक तरीका था उनमें से। आप लिखो बैंक एंड पेएबल, आप लिखो बैंक और पेएबल अलग, या आप सिर्फ लिखो एडिशन और ब्रैकेट में लिख लो 100 प्लस 145 करेक्ट। ठीक है, तो पेएबल भी उधार वाला भी आ गया और कैश वाला भी आ गया। ठीक है, क्लियर है ये बात अब? तो अगर परचेज के साथ कैरेज इनवर्ड आएगा तो वो भी ऐसे ही करोगे। कैश बुक के अंदर कैरेज इनवर्ड लिख लोगे, परचेज डे बुक में परचेज पड़ी होगी, और जब परचेजेस में जाकर लिखने लगोगे तो ऐसे ही ऐड कर देना। ठीक है, और सही है ना? वैसे ऐसे करेगा नहीं वो, होपफुली। ओके, कोई और जरूरत ही पड़ जाती है एंट्री की। जी टिक कर लिया होगा आपने अब तक तो। 21 को 23, 40% ऑफ द गुड्स सोल्ड टू कवि एंड सन्स ऑन 9 जुलाई वर रिटर्न। अगली बात ना लिखी हो चाहे, एंड द अमाउंट वाज रिफंडेड इन कैश, फिर भी हमने, सवाल चुप भी होता तो हमने कैश ही वापस करना था। हाँ, ये होता आपको शक कि चेक दिया है या कैश दिया है, पर कभी भी क्रेडिट नहीं अज्यूम कर सकते इसको, क्योंकि जब उससे चीजें हमने उसको बेची थी तो तब पेमेंट उसने हमें कैश में की थी। तो फिर जब चीजें, चेक कैश एक ही बात है। ठीक है, बस हेड का डिफरेंस है। मतलब चेक और कैश इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं ना। कैश बुक की पेमेंट थी ना, उसने हमें पैसे दे दिए थे, चाहे चेक की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में। तो जब वापस करेगा गुड्स तो या तो हमसे चेक ही लेगा या कैश ही लेगा। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुमने जो, तुम्हारे जो पैसे मैंने देने थे अब उनमें से कुछ कम करने। उसने कोई नहीं देने थे भी, पैसे सब दे चुका था, क्रेडिटर नहीं था वो। ठीक है, तो सेल रिटर्न की एंट्री वैसे बोलो जहन के अंदर, जैसे बोलो सही, सेल सेल रिटर्न ही है ना। सेल रिटर्न डेबिट, डेटर नहीं, कैश या बैंक क्रेडिट। ये सेल रिटर्न अगर कैश में हो तो उसकी एंट्री है, लेकिन हम डबल एंट्री बोलते तो नहीं है। हाँ, हमारा कैश कुछ कम हो जाएगा, वैसे तो मुझे जगह कम हो गई है फिलहाल। बहरहाल ओके जी। कितनी पेमेंट बैंक से नहीं की, कैश से की कितनी? अब कह रहे हैं कि जी 40% ऑफ द गुड्स हैं, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं ना किस दिन, वैसे 23 जुलाई को। 23 जुलाई डेट अब तो लिखने लग जाए ना जी। ये हैं सेल रिटर्न्स, सो कवि एंड सन्स वाली सेल रिटर्न्स कितनी थी? 100। उनका कितने परसेंट? 40%। कितना जी? 40। ये नहीं था? अच्छा वो सॉरी 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 सॉरी, अच्छा मैं वो 100 उठा लिया, मैंने वो बैंक समझा जी। 58 की चीजें थी। ठीक है जी, बोले 20, बट 23 लिख लूं, राउंड कर दूं 23। रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा है ना काम। ठीक है, ओके। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनमें सबके ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखना चाहिए उसूली तौर पे। आप कहोगे फिर केड़ी बचत हुई? ऊपर कैश बुक में ट्रांजैक्शन देख रहे हो कितनी बचत हो गई है, बहुत बचत हुई है रुपीज इन थाउजेंड लिखने से। ओके नाउ, बस एक ही जगह यहाँ पे एक ही बार लिख दिया हमने इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो, आगे एक लाइन लिखी हुई है, दीज गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। क्या करें, इसको ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगाएं और लिखें इग्नोर, और अगली बात भी लिख लें, सही पता लगेगा इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ के कि इसको करना भी है तो क्या करना है। ठीक है ना, वैसे अभी तो सवाल के अंदर इग्नोर करना था। ठीक है, लेकिन लिख लें आप लिखना चाहें तो, सही पता इग्नोर तो करना है लेकिन सही पता लगेगा इस बात का, इसका यूज जब हम इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके, नंबर 26, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम, फिर परचेजेस आ गई हैं। रावी ब्रदर्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पर, अच्छा ये कैश हैं, देखो कैश परचेजेस हैं। सुनो सुनो सुनो, शुक्र है मैंने यहाँ पे लिखनी दी, लिखने लगा था मैं। आप कितने बच्चों ने लिखी हैं यहाँ पर परचेजेस? हैं कोई? सुनो बात तो सुनो, गुड्स परचेज फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम रावी ब्रदर्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 68,000 एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये परचेज कितनी फिगर से रिकॉर्ड करनी है, पर कितने बच्चों ने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया? कैश बुक में। कितने बच्चों ने इसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया? 1 2
हैं गलतियां, ये सारी गलती हर दफा गलती हुई है बेटा ये वाली जी। और इधर भी आपने भी परचेज है बुक में, कैब वाले भाई नहीं, तो फिर ये उतर रह गया किसी वजह तो जी। परचेज डे बुक की एंट्री नहीं है क्योंकि ये कैश परचेज है। हाँ अब अगली बात देख लेते हैं फिगर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ गुड्स परचेज फॉर कैश, ये जो कैश सेल और कैश परचेज के अंदर पार्टी का नाम दिया गया था, ये आपको परेशान करने के लिए ही दिया गया था ताकि आप इस तरफ को जाओ। भाई क्या जिससे कैश में चीज खरीदी जाती है या कैश में चीज जिसको बेची जाती है उसका नाम हमें पता ना होना लाजमी है? ऐसी तो बात नहीं है। सियालवी साहब हाँ करने लगे थे। नाम कोई जिसको नाम पता हो उसको भी कैश में चीजें बेच सकते हैं, उससे भी कैश में चीजें खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिसका नाम पता हो उससे उधार ही आएगा, ठीक है। तो कैश परचेजेस थी, ओके। और अवेल्ड, अच्छा वो कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम रावी ब्रदर्स हैविंग लिस्ट प्राइस, हैविंग अंडरलाइन करो, हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 68,000 एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ, अवेल्ड के ईडी को भी गोल दायरा लगाओ जी। ये नंबर भी गया, ओके नंबर गया सही है, ओके जी। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है? जो उसके मुंह के ऊपर लिखी हुई थी प्राइस, प्राइस टैग के ऊपर लिखी हुई थी, और अवेल किया है 5% डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट है भाई। कैश की ट्रांजैक्शन में तो कैश डिस्काउंट हो ही ना सकता, ठीक है। वो तो उधार होगा तो सेटलमेंट के वक्त आएगा, तो इसमें तो अगर डिस्काउंट है तो वो ट्रेड डिस्काउंट ही है। और उसने कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट अवेल कर लिया है? 5। ये कितना है? 100 है, 68 100 है या 95 है? 100 है या 95 है? कैसे पता लगा 100 है? इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस, ये निशानी है उसकी ग्रॉस अमाउंट की, ठीक है। तो 68 को अंडरलाइन करके लिख लें, ये 95, सॉरी ये 100 पर पड़ा है, ये 100 है, हमें 95 चाहिए। परचेज है ना, बोलो। तो 26 जुलाई यहां पर ही नजर आएगी, ओके। कैश परचेजेस, अब मैं लिख नहीं पा रहा, आगे जगह कम है। रावी वो जो भी है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है जी। इधर देखें 68 100 है, मतलब 68 ये 100 पे पड़ा है, 68,000 हमें चाहिए, ये 95 पे जी। बोले 64.5 64.5। अच्छा यार ऐसे करते हैं ना, इसको ना 65 ही कर लेते हैं, लड़ाई खत्म कर लो, ठीक है। 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, ओके जी। नेक्स्ट, ना परेशान हुआ करो इस राउंडिंग ऑफ से, दिलेर हो जाओ थोड़े से। ये गलत जवाब नहीं है, राउंडेड जवाब है। क्या हो गया? पर लिखा नहीं हुआ रुपीज इन थाउजेंड्स, तो नियरेस्ट 1000 में हमने राउंड कर देना है। इससे परेशान हो जाते हैं, बैठ दो नहीं सवाल तो गलत हो गया, वो तो नंबर काट लेगा। क्यों काट लेगा नंबर? पागल है वो? आप लोग पागल हैं जो ऐसा सोचते हैं। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम जामिल स्टोर ऑफ 285। जामिल, ओ जामिल कहां है? नहीं है, पुरानी बात है ये भी। कोई जैद आ गया, हाँ जैद, लेकिन जैद ने भी कोई पुराना ही गुस्सा निकाला, आई मीन पुराना ही कोई डेट सेटल किया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो इस दफा इस महीने वाली सेल्स हैं उनके पैसे नहीं आए, वो भी अगले महीने आ जाएंगे। बिजनेस तो चला आ रहा है, तो पिछले महीने की कुछ सेल परचेज होंगी जिनके पैसे आ गए हैं, परचेज सॉरी सेल्स हैं। तो चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम जामिल, ऐसे ही लिखूं या आप डायरेक्ट बात कर लूं? डायरेक्ट बात करता हूं, लेकिन यहां पर मैं जगह खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। ये एंट्रीज होने लगी हैं हमारे पास किस दिन? 30 जुलाई। ये देखें, जामिल से चेक आया है 285, चेक रिसीव्ड 285 का चेक रिसीव्ड, 285 को अंडरलाइन करके लिखो। ये 95 है, ये 95% है, लिखो। क्यों 95 है जी? वो चेक है और वो कह रहा है ये नेट ऑफ 5% पेमेंट डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कितने पे पड़ा है? 95 पे, ठीक है। तो ये 95 तो कहां जाएगा? अलग अलग एंट्री किया करो अब, ठीक है ना, आसान होता है, इससे एरर फ्री होता है। अलग अलग एंट्री किया करो, बोलो बोलो। बैंक डेबिट, कैश नहीं, बैंक डेबिट कितने से? 280, बस ठीक है। हाँ दूसरी बात बोलना है तो बोल लो, लेकिन इसको डबल एंट्रीज की कर नहीं रहे होते हम,
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी भूल गया। अच्छा भाई, माफी दे दे भाई। डेटर, जामिल ट्रेडर्स, ओके। ओ स्टोर्स, क्या है वैसे यार, उस्ताद थोड़ा है तुम सारे ही फनकार इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्लाह ही हमारा हाफिज है, ओके। और ये तो नेट है, ये तो, और हैवी पेमेंट डिस्काउंट, तो 5% क्या है, डिस्काउंट है। 5% क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट की एंट्री क्या है, अलाउड होगी रिसीव्ड होगी, एंट्री बोलो फिर। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर, कैश बुक में कॉलम नहीं है, कॉलम नहीं है कैश बुक में, कॉलम नहीं है। सेल डे बुक वगैरह में आता नहीं है, तो जनरल जर्नल में। तो ये वाली एंट्री नहीं करनी। इधर देखो, ये मिलती जुलती एंट्री, वो पेमेंट थी तो ये रिसीट है, नहीं करनी, हो गई है। और ये पेपर में ऐसे करेंगे डायरेक्ट जी, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। अब 190 कितना है, 285 रुपए रिसीव हुए, और ये कितने पर पड़ा है, हमें इसका 5 चाहिए, 15 लेंच। एंट्री हो गई, ठीक हो गया, हो गया एंट्री, ओके नेक्स्ट। एंड जैद ब्रदर्स ने 500 दिया इन सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड इनवॉइस ऑफ 500, यानी मुख्तलिफ तरीके से ना, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, मुख्तलिफ तरीके से उसने टेस्ट किया हुआ था। सिर्फ वो डिस्काउंट जो है 15 नंबर, मेरे ख्याल में तो बेसिक नॉलेज के अलावा वही थे जिसने 15 नंबर उसके ऊपर बना दिए, ठीक है जी। ठहर जाओ भाई, ये लिख लूं जरा जी। जैद ब्रदर्स ने 500 इन सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड डेट दिए हैं, 500 इन सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड इनवॉइस ऑफ 550। तो 550 वाली इनवॉइस के 500 दिए हैं, तो 500 तो लिखो ना यहाँ पे, 500 तो बैंक में आ गए हैं। ये कौन है जी, डेटर जैद ब्रॉस, स्नो ब्रॉस के बड़े भाई जैद ब्रॉस जी। और स्नो ब्रॉस खेली हुई याद खड़ा करें, स्नो ब्रॉस खेली हुई याद, स्नो ब्रॉस, अच्छा तुमने भी खेली हुई है, काश के मैंने ना खेली होती जी। बोले किस दिन किस दिन किस दिन, 30 जुलाई है ये भी। ये वाली एंट्री नहीं करनी, अगेन मैं उसके सामने ही क्रॉस लगा रहा हूँ, ये नहीं करनी है एंट्री। और हमने सिर्फ डिस्काउंट वाली एंट्री पास करनी है 30 जुलाई को, और ये डिस्काउंट डायरेक्ट गिवन है, डिस्क ऑल एक्सप और डेटर जैद, ऊपर नाम लिखना भूल गया था, जैद ब्रदर्स जी। 50 डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट जी। क्या पॉइंट था, जल्दी बताओ, मैंने अगला सवाल भी डिस्कस करना है, अभी है हमारे पास इलीगल 7-8 मिनट। क्या, हाँ, तो तुम्हें क्यों नहीं पता था, हाँ तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। वाह रे अकाउंटेंट, तेरी अक्ल है। कुछ भी हो, हमने चीज को रिकॉर्ड किए बिना नहीं छोड़ना। अगर कैश इन्वॉल्व हुआ था या अब हो रहा है, कुछ कमी आ रही एक्सपेंस, चल होने पता लग गया ना पुत, जो होना सी होते हो गया पुत, कोई नहीं, खैर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पता लग रहा है ना अब आपको क्या हुआ था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कीजिए जल्दी से, हैं टाइम बड़ा, तभी इलीगल है, 6-7 मिनट इलीगल है। मैंने ना आज थोड़ा सा इंतजार किया 7-8 मिनट बारिश की वजह से, ताकि बच्चे जरा ज्यादा हो जाएं, जितने भी ज्यादा हो जाएं, इस वजह से पौने पे, वरना आजकल हमारी 35 पे क्लास शुरू हो जाती है, तो 5 मिनट तो दो अभी। अभी तो बाहर भी बच्चे नहीं आए खास। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा, एक भैया, लॉ की क्लास कितने बजे होती है, ऐसे कैसे रोज 2:05 पे 7 मिनट पे निकलते हो, आज तुम्हें 2 बजे याद आ गई। 2:15 होती थी पहले, कितने बजे होती थी, मुझे याद है। नहीं 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 नहीं, नहीं जाने दो यार, ये ना कहो, इसने मुझे पहले बताया था जी 2:15 होती है क्लास, तुमने बताया था एजाज, मैंने तुम्हें ड्रॉप कर देना अभी क्लास से।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ लेते हैं, बस आप होमवर्क ले लीजिएगा, 1-2 मिनट दे दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन ट्रेडर्स अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स ऑन 31 दिसंबर 8 कंटेन्स फॉलोइंग डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट ओपनिंग या अनएडजस्टेड। काट दे अनएडजस्टेड को, आप इसको कहें ये तो होता ही ओपनिंग है, ठीक है। आपको पता है दोनों बातें लिख दी थी, जिसको जैसे समझ आ जाए, लेकिन आपको तो पक्का पता है कि प्रोविजन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें साल के आखिरी दिन एक ही बार एंट्री होनी होती है, ठीक है ना। ओके, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, ये वो हैं जो जिनकी एंट्री हो चुकी है। क्यों मैंने कहा ये एंट्री हो चुकी है? ट्रायल में नजर आ रहे हैं। ओके, आगे उसने बोला था कंपनी थिंक्स दैट अ सिंगल रेट डज नॉट कैलकुलेट एप्रोप्रिएट प्रोविजन एंड यूजेस एजिंग मेथड to calculate its provision. Following aging was prepared to calculate और close up भाई, calculate provision जी। debt outstanding, not yet due, past due, past due, past due, past due, आगे days given थे 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90, 91 से उससे भी आगे तक। टोटल इसका रुपीस के नीचे टोटल लिख लो, रुपीस नीचे 50, 40, 30, 20, 10, टोटल कितना बनता है? ये 150 क्या थे हमारे डेटर्स, ये 150 क्या थे जी हमारे। लेकिन आप गौर करें तो हमसे उसने डेटर्स का अकाउंट नहीं मांगा हुआ एडजस्टेड, तो वो बना के टाइम जाया भी करने की जरूरत नहीं थी। अब आपने क्या करना था, अपने फॉर्मेट पे इस वर्किंग को ले आना था ऐसे, करंट 50, उसके बाद 1 to 30, जल्दी जल्दी बोलें, 40, 31 से 60, 30, 61 से 90, 20 और 90, 91 से लेटर, ठीक हो गया जी 10। यहां पे हमने लिखना था क्लोजिंग डेटर्स, लेकिन कौन से? अनएडजस्टेड। अब आपने ना, प्लीज बेटा बात सुन लें, टाइम बचने वाली बात होती है जो सुन लिया करें। आपने डेटर का लेजर बना के टाइम जाया नहीं करना था। आपके सामने मिसाल के तौर पे पहली एडजस्टमेंट आई, मिस्टर शकील वन ऑफ डेटर्स हुज इनवॉइस ऑफ 5000 वाज ड्यू बाय 200 डेज, यानी इसमें पड़ी है ऐसे ही है, वाज इज नाउ बैंकरप्ट एंड हुज डेट शुड बी रिटर्न ऑफ। अब एंट्री बोलो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। अब बैड डेट का तो लेजर आप बना रहे होंगे जिसके अंदर सबसे पहले आपने लिख लिया होगा ये वाला 15,000 लिख लिया होगा, ठीक है। अब ये एंट्री पड़ेगी कितनी, ये नहीं लिखा होगा भाई, ये नहीं लिखा होगा, ये लिखो, अच्छा ठीक है। अगली एंट्री होगी बोलो 5 से बैड डेट 5 से बैड डेट डेबिट, डेटर के अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय यहीं पे कर दो क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कम माइनस कर दो, बात समझो, तो टाइम बच जाना था, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इस तरह से ट्राई करेंगे। अब इसको सोल्यूशन लेके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपका होमवर्क है, दोनों ही बड़े आराम से हो जाएंगे, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टाइप 2 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में टाइप 2 का क्वेश्चन करवाऊंगा कल, और होपफुली कल हम उसे कंक्लूड करके परसों से इंशाल्लाह फुल फ्लेज इन्वेंट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, जिंदगी रही तो कल भी मिलेंगे और परसों भी मिलेंगे। अल्लाह।